अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात को शुरू करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताने से पहले आप लोगों को मैं उस वक्त के हालात से आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ। पोप अर्बन II ने क्रूसेड को शुरू किया था और 1099 में 1099 ईस्वी में फर्स्ट क्रूसेड होती है, जिसमें ईसाइयों ने मुसलमानों के इलाकों पर हमला किया और मुसलमान बादशाहों को हराकर मस्जिद अक्सा को फ़िलिस्तीन को हमसे छीन लिया और फ़िलिस्तीन पर उन्होंने अपनी हुकूमतें कायम कर ली। उन्होंने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू किया। उसी दौरान सुल्तान इमादुद्दीन जंगी मुसलमानों के लिए एक मसीहा बनकर उभरते हैं और उन्होंने फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने की कोशिश की और सलीबियों से जंग की, जिसके बाद उन्होंने एडेसा, जिस पर ईसाइयों ने सबसे पहले कब्ज़ा किया था, वो उनसे छीन लिया और एडेसा पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के जो दुश्मन थे वो उनसे डरने लगे और उनके खिलाफ साजिशें करने लगे। जब उन्होंने सलीबियों से एडेसा छीना तब पूरे यूरोप में कोहराम मच जाता है और पॉप फिर से लोगों को बहकाना शुरू करते हैं और 9 लाख सलीबी फ़ौजी सेकंड क्रूसेड के लिए, दूसरी सलीबी जंग के लिए यूरोप से कूच करते हैं। उनकी रहनुमाई फ्रांस का बादशाह लुई VII और जर्मन बादशाह कॉनराड III कर रहे थे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की जब शहादत हो जाती है तो उनकी हुकूमत उनके 2 बेटों में तकसीम हो जाती है। उनके एक बेटे सैफुद्दीन गाजी के हिस्से में मौसुल आता है और उनके दूसरे बेटे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में हलब आता है और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मुसलमानों के लिए मसीहा बनकर उभरते हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का असली नाम नूरुद्दीन महमूद जंगी था। वो मशहूर मुस्लिम सुल्तान जिन्होंने मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए जंग की थी, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए जंग की थी। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के दूसरे बेटे थे जो फरवरी 1118 में पैदा हुए। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के बारे में कुछ हमें मिलता नहीं है। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन हशीशीन से उनका कत्ल करा देते हैं। तब सुल्तान इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत 2 हिस्सों में बँट जाती है। एक हिस्सा उनके बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी को जाता है और दूसरा हिस्सा नूरुद्दीन महमूद जंगी को जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 1146 में अपने वालिद की शहादत के बाद एलेप्पो के यानी हलब के सुल्तान बनते हैं। जब नूरुद्दीन जंगी हलब के तख्त पर बैठते हैं तब उम्मत इस्लाम बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहा होता है। उस वक्त यूरोप से ईसाई आ चुके थे जिन्होंने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की थी और फ़िलिस्तीन को और लेबनान को और आसपास के मुस्लिम इलाकों पर अपनी हुकूमतें जमा ली थी और मुसलमानों को बहुत परेशान करते थे। फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए इमादुद्दीन जंगी ने जंग की और इमादुद्दीन जंगी ने सलीबियों को हराया, जिसकी वजह से फर्स्ट क्रूसेड जो शुरू हुई थी वो इमादुद्दीन जंगी की वजह से ख़त्म हो जाती है, जो यूरोपियंस को और पॉप को बहुत बुरा लगता है और वो फिर से एक फ़ौज बनाते हैं और दमिश्क पर और दूसरे मुस्लिम इलाकों पर हमला करने के लिए यूरोप से रवाना करते हैं। उस वक्त नूरुद्दीन जंगी हलब के तख्त पर बैठ चुके थे और सलीबी दूसरी जंग के लिए यूरोप से आ रहे थे, इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लिए वो वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक था, क्योंकि उस वक्त मज़लूम मुसलमानों की उम्मीद सिर्फ नूरुद्दीन जंगी ही थे। इस्लाम को सलीबियों से बचाने के लिए नूरुद्दीन जंगी ने आसपास के जो छोटे छोटे हुक्मरान थे और किलेदार थे उनसे मुआहदा किया और उन सबको अपने साथ मिलाना शुरू किया और जो उनकी बात नहीं मान रहे थे उनसे जंग किया और उनके इलाकों को अपनी हुकूमत में शामिल करने लगे। इस तरीके से उनकी सल्तनत वसीअ होने लगी। सलीबी जंग जो यूरोप से रवाना हो चुके थे और उन्होंने बैजेंटीन एम्पायर में पड़ाव किया था। उस वक्त बैजेंटीन एम्पायर का सुल्तान मैनुअल I था। वो यूरोप के सलीबी लश्कर की कसरत की तादाद से घबरा उठा, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि 9 लाख सलीबी लश्कर से अच्छा सलूक किया जाए और हर मुमकिन तरीके से उनकी मदद की और आइंदा भी उनकी मदद करने का यकीन दिलाया। लेकिन यूरोपी सलीबियों की मस्तियाँ नाकाबिल बर्दाश्त थीं और कुस्तुनतनिया यानी इस्तांबुल के यूनानी
ان کی حرکتوں سے بہت جلد بیزار ہو گیا اور انہوں نے اندر ہی اندر کوششیں کر دیں کہ وہ 9 لاکھ کا صلیبی لشکر جس قدر جلدی ممکن ہو قسطنطنیہ سے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف کوچ کر جائے۔ ان حالات میں جرمن کے بادشاہ کونرڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی سکسٹھ نے اپنے لشکریوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے یعنی استنبول سے کوچ کیا۔ اس وقت بیزنطین امپائر تھی اور بیزنطین امپائر کا کیپٹل قسطنطنیہ یعنی استنبول تھا۔ جرمن بادشاہ اور فرانس کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے لشکر اکٹھے سفر نہ کریں گے بلکہ الگ الگ راستے سے ہوتے ہوئے نیفیا کے مقام پر جا کر دونوں فوجیں متحد ہو جائیں گی۔ جن علاقوں سے ان دونوں فوجوں کو گزرنا تھا وہ علاقے کونیا کے سلجوقی سلطان مسعود کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد بے شک سلجوقیوں کے اندر پہلے سا دمخم نہیں تھا، لیکن صلیبیوں کی آمد پر کچھار میں سویا شیر جاگ اٹھا۔ سلطان مسعود سلجوقی نے باری باری اپنے علاقوں میں جرمنی کے شہنشاہ کونرڈ اور فرانس کے شہنشاہ لوئی کا اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کیا۔ سلجوقی جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ سلطان مسعود سلجوقی نے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے لشکر کے مختلف حصے کر کے انہیں پھیلا دیا اور جو ہی جرمنوں کا شہنشاہ کونرڈ وہاں سے گزرنے لگا تب سلجوقیوں نے ان پر تیروں کی بوچھار کر دی۔ جرمنوں کے مقابلے میں سلجوقیوں نے ایسی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بے شک وہ تعداد میں کم تھے، جنگی تیاری بھی نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی انہوں نے آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی خاطر بڑی پرشکوہ اور باوقار قوت و عظمت کا مظاہرہ کیا۔ کروسیڈرز کونیا کے سلطان مسعود سلجوقی کو بوڑھا شیر سمجھتے تھے، لیکن وہ بوڑھا شیر ابھی بیدار تھا۔ اپنی کچھار سے اس طرح بیدار ہو کر نکلا کہ کوہستانی سلسلے کی گھاٹیوں کے اندر اس نے جرمنوں کو دھول چٹا دیے۔ کرسچن آتھرز کا بھی ماننا ہے کہ کونیا کے سلطان مسعود سلجوقی کے ہاتھوں جرمنی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جرمن فوجیں اپنا بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد مشکل سے اس علاقے سے فرار ہوئیں۔ جرمنوں کو نقصان پہنچانے اور ان کی ہمت اور صلیبی جذبوں کو نیست و نابود کرنے کے بعد کونیا کے سلطان مسعود نے اب فرانسیسیوں سے بھی اس طرح نمٹنے کا ارادہ کر لیا تھا جس طرح اس نے جرمنوں کے لاکھوں لشکر کو بے ضرر بھیڑ کی طرح ہانک کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اپنی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھتے ہوئے بچے کھچے لشکر کو لے کر جرمنی کا بادشاہ کونرڈ نیفیا شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ سلطان مسعود سلجوقی جرمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا تھا، لہٰذا فرانس کا بادشاہ لوئی دوسرے راستے سے اپنے لشکر کو بچا کر نیفیا پہنچ گیا۔ مورخین یعنی آتھرز لکھتے ہیں کہ جب دونوں بادشاہ نیفیا میں ملے اور فرانس کے بادشاہ جرمن لشکر کی تباہی اور بربادی کا علم ہوا تو دونوں شہنشاہ اپنی تباہی اور بربادی پر روئے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگے تو خوب روئے اور عہد کیا کہ دونوں اکٹھے فلسطین جائیں گے اور یروشلم کو اپنا مسکن بنا کر سب سے پہلے مسلمانوں کے شہر دمشق پر حملہ آور ہوں گے۔ کچھ دنوں تک دونوں بادشاہوں نے نیفیا میں قیام کیا۔ اس دوران سردی کا موسم اپنے عروج پر آ رہا تھا۔ سلجوقیوں کے ہاتھوں جرمنوں کے بادشاہ کونرڈ نے ایسی تباہی اور بربادی دیکھی تھی کہ پھر وہ سلجوقیوں کے علاقوں سے ہو کر یروشلم کا رخ کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ لہٰذا اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی سے بہانہ بنایا کہ وہ سردی کا موسم قسطنطنیہ میں گزارنا چاہتا ہے، اس کے بعد موسم کی تبدیلی پر یروشلم کا رخ کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کونرڈ اپنے لشکر کو لے کر محفوظ ترین راستوں سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی جرمن بادشاہ کے الگ ہو جانے کے باوجود اپنے عزم پر قائم رہا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نیفیا سے اس نے کوچ کیا۔ اب اس کا رخ لاؤڈیسیا کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انطاکیہ کی بندرگاہ پہنچ کر وہ سمندر کے راستے یروشلم کی طرف چلا جائے گا۔ فرانس کا بادشاہ اپنی فوج کو لے کر ایک وادی سے گزر رہا تھا، تبھی پہاڑوں کے اوپر سے نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اللہ اکبر! اور پھر سلجوقی لشکر نمودار ہوتا ہے اور ان پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑتا ہے۔ سلجوقیوں کے اچانک حملوں سے فرانسیسی فوج بلبلا اٹھتی ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر طرف سلجوقی موجود تھے
तेज़ हमलों में सल्जूकी मुसलमानों ने हज़ारों सलीबियों को गाजर मूली की तरह काट के रख दिया था। उनके मारे जाने और अपने लश्कर की बेपनाह नुकसान के बाद फ्रांस का बादशाह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने लश्कर के अगले हिस्से में पहुंचा था। सलीबी ये समझते थे कि जो उन्होंने नुकसान उस वादी के अंदर उठाया है उसके बाद सल्जूकी उनका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। सल्जूकी मुसलमानों ने दूर तक उनके साथ कभी छापा मारकर कभी शब खून का खेल खेला, जगह जगह उन्हें परेशान किया। सलीबी लश्कर 1148 में एशिया माइनर में दाखिल तो हो चुका था, लेकिन सल्जूकियों के हमले की वजह से बिखर गया। कुछ सलीबी अंताकिया भाग गए और कुछ सलीबी एडेसा की तरफ भागने लगे। जो सलीबी एडिसा की तरफ भाग रहे थे उन्हें पता नहीं था कि वो लोग एडिसा की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि एडिसा मुस्लिम शहर तो बन चुका था लेकिन आबादी ईसाइयों की ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि एडिसा में पहुंचकर वो लोग वहाँ से मुसलमानों को निकाल देंगे और एडिसा को फिर से ईसाइयों का शहर बना देंगे और फिर वहाँ से वो लोग दमिश्क पर हमला करेंगे। ये लोग एडिसा की तरफ भाग रहे थे। एक तरफ इन्होंने मंसूबा बनाया था, दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी मंसूबा बना लिया था। जब ये लोग एडिसा की तरफ पहुंच गए और एडिसा पर हमला करने वाले थे, तब अचानक उन पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपाही टूट पड़ते हैं। अभी ये लोग मुश्किल से सल्जूकियों के हमले से बचकर आए थे और फिर इन पर नूरुद्दीन जंगी के सिपाही टूट पड़े। तभी इन लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है और इन लोगों की शिकस्त हो जाती है। इन लोगों का इरादा था कि एडिसा पर हमला करके एडिसा पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे और उसके बाद यरूशलेम के बादशाह से मदद मांगेंगे और दमिश्क पर हमला कर देंगे और उसके बाद हलब पर हमला करेंगे। लेकिन सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। ये लोग समझ गए थे कि नूरुद्दीन जंगी को हराना इनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि दमिश्क पर हमला किया जाए, क्योंकि दमिश्क का बादशाह बहुत ज़्यादा अय्याश था और बहुत ही कमज़ोर बादशाह था। उसने यरूशलेम के बादशाह से मुआहदा किया था, नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ यरूशलेम के बादशाह की मदद करेगा, ईसाइयों की मदद करेगा। लेकिन दमिश्क के मुसलमान अपने ही बादशाह से नाखुश थे, क्योंकि वो बादशाह बहुत ज़्यादा जालिम था। सेकंड क्रूसेड नाकाम हो चुकी थी। सलीबियों ने दमिश्क पर हमला करने का सोचा और वो लोग फौज बनाकर दमिश्क को घेर लेते हैं। जब इन्होंने दमिश्क का मुहासरा किया तब दमिश्क के बादशाह ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मदद मांगी। नूरुद्दीन जंगी फौज को लेकर पहुंच जाते हैं और 4 दिन बाद सलीबी मुहासरे को ख़त्म करके अब जान बचाकर भाग जाते हैं। इधर नूरुद्दीन जंगी वापस आ जाते हैं, उधर दमिश्क का बादशाह मोइनुद्दीन फिर से सलीबियों के साथ मिल जाता है। 1149 में 1149 में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अंताकिया पर हमला किया और वहां पर सलीबियों को शिकस्त दी। उसी साल मतलब 1149 में 1149 में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के भाई सैफुद्दीन गाजी का इंतकाल हो जाता है। तब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के छोटे भाई कुतुबुद्दीन मौदूद उनकी जगह लेते हैं और वो मौसूल के हुक्मरान बन जाते हैं। और जब वो मौसूल के हुक्मरान बनते हैं तब वो ख़ुद को नूरुद्दीन जंगी के मातहत कर देते हैं, क्योंकि नूरुद्दीन जंगी चाहते थे कि सारे मुस्लिम हुकूमत एक साथ मिल जाए और इस तरीके से मौसूल भी उनके हुकूमत में शामिल हो जाता है।